आज की वीडियो में हमने एक अलग ही विषय लिया है तंत्र मंत्र से अलग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आम आदमी के लिहाज से, जिसमें बहुत सारे लोग धन भी बर्बाद करते हैं और बहुत ज़्यादा धन बर्बाद करते हैं। और इसका दुष्प्रचार और धंधा ऐसा चल रहा है कि ये इंटरनेट आया तब भी, इंटरनेट के पहले भी था। तो ये विषय है हमारा ज्योतिष का, जो है कि ज्योतिष के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं रहती है। एक तो ये वीडियो आपकी उसमें भी हेल्प करेगी कि ज्योतिष की क्या संभावना है, क्या उद्देश्य है। दूसरी बात है कि जिन लोगों को कुंडली देखने का ढंग नहीं है और बहुत सारी किताबें पढ़ के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से कैसे क्या किया जाए, क्योंकि बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कुछ और लिखा है, वारामिहिर में कुछ और लिखा हुआ है, लघु पाराशरी में कुछ और लिखा हुआ है, इसी तरीके से जो है रावण संहिता में कुछ और लिखा हुआ है। फिर कोई कहता है कि जो है भृगु संहिता में कुछ और लिखा हुआ है, लाल किताब कुछ और बता रही। तो ये सब में जो है लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज। और स्टैंडर्ड जो ज्योतिष की किताबें हैं, क्योंकि वही समस्या है कि सब जो ज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा से व्यवसाय के लिए तो था नहीं, जब उसका धंधा शुरू होगा तो गलत लोग गलत तरीके से व्याख्या करेंगे और उसमें समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ज्योतिष का सीधा सीधा तो पहले ये समझ है कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से इस ब्रह्मांड में उसका जो है एक पूरे जीवन भर का रेखा चित्र, जिसको हम कहते हैं कि संभावित घटनाएं क्या घट सकती हैं और इसने पिछले जन्म में क्या किया हुआ है, इसकी उसके जो है कर्म चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका क्या परिणाम इस जीवन में हो सकता है। और अगर कोई उपाय न किया गया तो वो होगा ही। संभावित परिणाम से मतलब ये है कि अगर उसको रोका नहीं गया साधनाओं के आधार पे, क्योंकि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा तो है नहीं कि पिछला जो जन्म लेके आप इस जन्म में पैदा होंगे तो बस वही भोग करके मर जाना, यानी कुंडली के भरोसे आप बैठे रहो, जो हो रहा फिर एक दिन मर के चलेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो पिछले जन्म की कुंडली कर्म बनी है वो कर्म से ही बनी है, तो इस जन्म में जाहिर सी बात है आप कर्म करोगे तभी अगले जन्म की कुंडली बनेगी, अगर आपकी मुक्ति नहीं होती है तो उसी आधार पे ये माना जाता है कि ये संभावित परिणाम इसको कहते हैं, क्योंकि आपके कर्मों की इस जन्म के कर्मों के हिसाब से उसके जो है परिणाम कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब इसका जो है उद्देश्य ज्योतिष का कोई आपका भविष्य बताना नहीं है, उसका बताना ये है कि आपने पिछले जन्म में ये अच्छे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम आपको इस जीवन में ये करके मिलेगा, ये आपको फ़ायदा है। और अगर बुरे कर्म किए हैं तो ये आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, किसी के ऊपर कर्जा है, कोई पागल हो रहा है, कोई बीमारी से पीछा नहीं छूट रहा है, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोने से पीछा नहीं छूट रहा है, तो ये सब आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं। इनसे जो है जब आप पूजा पाठ इस जन्म में करोगे, उपाय करोगे, ईश्वर की शरण में जाओगे, प्रायश्चित कर्म करोगे, वही जो है उपाय कहते हैं, ग्रहों के दान कहते हैं, जिससे आपके पिछले जन्म के कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। ये उपाय आप शनि के लिए दान करो तो शनि के लिए नहीं करो, ये आपका प्रायश्चित कर्म है। शनि क्या करेंगे उस दान का? उनको तो अपनी ग्रह की कक्षा मिली हुई है, आपका दिया हुआ दान कोई शनि थोड़ी ना खाएंगे। इसी तरीके से जो है आपके विभिन्न प्रकार के स्तोत्र हैं जो कुंडली में जो है योग उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे वो दुर्गा सप्तती के उपाय हों, जैसे कल मैंने वीडियो में शिव जी के बताया दारिद्र्य दहन स्तोत्र का। तो ये इस तरीके के जो उपाय होते हैं ये सब प्रायश्चित कर्म हैं, और इनकी शक्ति ये होती है कि आपके पिछले जन्मों का जो एक इकट्ठा हो गया संग्रह, उसका इनसे नाश हो जाता है प्रायश्चित कर्म के रूप में, और वो चीज़ें बराबर हो जाती हैं, तो आपका आगे का रास्ता खुल जाता है। यानी पिछला प्रारब्ध आपको अब रुकावट नहीं डालेगा और आगे आप अपनी यात्रा अपने कर्म के अनुसार कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझें जैसे आपकी कुंडली में दरिद्र योग है, पैसा अट ही नहीं रहा है, पैसा चला जा रहा है, ये हो गया दरिद्र योग, ये आपका प्रारब्ध है। पिछले जन्म में आपने लूटा होगा किसी को, रुपए पैसे के मामले में कुकर्म किए होंगे, बेईमानी करी होगी, तो ये आपकी कुंडली में आ गया। अब उसका जो है इस जन्म में आप अच्छे आदमी हैं, सही काम करते हैं, सही काम से पैसा कमाना चाहते हैं, मैंने आपको साधना बता दी, कोई आपको मान लीजिए किसी गुरु ने बता दी कि ये उपाय करो लक्ष्मी जी का, लेकिन तब भी उस योग के प्रभाव से आपके पास धन रुकता नहीं, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि इसका व्यवहारिक पक्ष ये है कि भगवान शिव का दारिद्र्य दहन स्तोत्र का जैसे मैंने प्रयोग बताया, ऐसे ही कोई उपाय उस योग को नष्ट करने के लिए जो आपकी कुंडली में है आप करेंगे। और उसको करने के बाद जब ये योग ख़त्म हो जाएगा तब आप जो है अपना जो साधना आपको बताई गई, चाहे लक्ष्मी प्राप्ति की जो भी साधना आप करोगे, तो आपका ये जन्म जो, क्योंकि रास्ता खुल गया, वो योग हट गया तो आपका रास्ता खुल गया। अब आप जितने लक्ष्मी प्राप्ति की साधना करोगे तो उससे धन आने लगेगा। तो ये आपका साधना का विज्ञान हुआ कि आपके वर्तमान कर्म कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना धन आपके भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, अपनी साधनाओं से, उसकी साधनाएं हैं, उससे धन को अर्जित किया जा सकता है। नहीं तो ऐसे हो तो आदमी कुछ करे ही ना जीवन में, फिर पैदा हो मर जाए उसी कुंडली के भरोसे। तो ये इसका पूरा विज्ञान है, जो ज्योतिष का पूरा विज्ञान है, जिसमें उपाय चाहे ग्रहों के दान कराए जाते हैं, चाहे जप कराए जाते हैं, चाहे जो कुंडली में योग होते हैं उनके निवारण कराए, जैसे मंगली दोष हो गया, दरिद्र योग हो गया, अरिष्ट योग हो गया, शनि चंद्रमा का विष योग हो गया, इस तरीके से इसको कराया जाता है।
तो एक इसका जनरल कंसिडरेशन ये है ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप कहीं भी जा रहे हो, किसी से उपाय पूछे तो आप समझ लीजिए कि उसका मतलब क्या है, उससे क्या होगा। दूसरी बात यह है कि अब कुंडली देखी कैसे जाती है, उसका विश्लेषण कैसे करा जाता है। कुंडली में देखिए 12 भाव जो हैं, अब ये वो लोग समझें जिनको कुंडली का बेसिक जानकारी है कि 12 भाव में कैसे क्या देखना चाहिए। जो लग्न है पहला घर वो बताता है जनरल कंसिडरेशन की व्यक्ति जो है जब आपके पास आया कि ये कैसा होगा। अब लग्न में कितने डिग्री का लग्न है, मजबूत है कि कमज़ोर है, ये देखा जाता है डिग्री के हिसाब से। लग्न कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है कि कुंडली में लग्न सबसे महत्वपूर्ण है, तो कुंडली कमज़ोर हुई किसी न किसी स्तर पे, तो ग्रहों के जो उनके लग्न का अंश होता है उसके हिसाब से लग्न मजबूत हुआ कि नहीं हुआ, पहला घर ये देखा जाता है। दूसरी बात है कि लग्न में ग्रहों की स्थिति क्या है। ग्रहों की स्थिति में जिस प्रकार का, क्योंकि लग्न शरीर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा लग्न के ऊपर, उसी के अनुसार आदमी का जो शरीर की बनावट और व्यक्तित्व हो जाएगा। जैसे शनि, राहु, केतु ये सब अगर ग्रह आपके ऊपर प्रभावी हैं तो इनका जो स्वभाव होगा वैसा आपका स्वभाव हो जाएगा, वैसे शरीर का कलर हो जाएगा, सांवला शरीर, काला शरीर हो सकता है, सुंदरता नहीं रहेगी। लेकिन शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति बहुत सुंदर हो सकता है। चंद्रमा का प्रभाव है, सांवला रहेगा लेकिन आकर्षक रहेगा। बृहस्पति का है तो मध्यम, थोड़ा फूला हुआ शरीर रहेगा, जिसका जलीय तत्व है, जैसे चंद्रमा या बृहस्पति का प्रभाव है तो शरीर में वजन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जल का अंश रहेगा। लेकिन शनि जैसा है तो वो दुबला पतला कर देगा आपको, शनि का प्रभाव ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से मंगल का प्रभाव है तो बलिष्ठ शरीर होगा, मसल्स होंगे उसमें ज़्यादा। ये इस तरीके से जनरल कंसिडरेशन व्यक्ति का शरीर एक बार जब कुंडली आपके पास आवे देखने के लिए तो अंधा ऐसा मत समझ लीजिए कि इसका जन्म समय सही है। उस कुंडली को और सामने वाले व्यक्ति को बैठा करके जरूर से मिलाना चाहिए कि क्या ये चीज़ें इससे मैच कर रही हैं, देखने में व्यक्ति वैसा है कि नहीं, नहीं तो जन्म समय में गड़बड़ी है। क्योंकि 2, 4, 5 मिनट के भी अगर जन्म समय में गलती हो गई तो नवमांश और बाकी कुंडलियाँ बदल जाएंगी। तो ये हो गया, और ग्रहों की दशाएँ बदल जाएंगी। चक्कर आपका लग्न भले वही रहे लेकिन बाकी चीज़ें बदल जाएंगी। तो एक तो ये हो गया कि जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा लग्न पे प्रभाव होगा वैसा ही मनुष्य का स्वभाव होगा। अब दुष्ट ग्रहों का प्रभाव होगा तो मनुष्य दुष्ट होगा स्वभाव से, उल्टा सीधा राहु का प्रभाव होगा तो वही होगा, लोगों को लूटना, इधर उधर फंसाना जो है, जैसे नेताओं कुंडली में रहता है, क्या शॉर्टकट से पैसा निकाल लें। और अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा, जैसे बृहस्पति का प्रभाव है तो गलत काम नहीं करेगा वो। गुरु शनि का साथ है तो परम आध्यात्मिक हो गया। शनि चंद्रमा का साथ आपस में हो गया तो शनि चंद्रमा विष योग होता है, फिर वो विरक्त हो जाएगा। तो ये इस तरीके से उसका स्वभाव निर्णय होता है कि किस ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अब लग्न अगर खाली उसमें कोई ग्रह है ही नहीं तो जो ग्रह जो है उस घर को देखते हैं लग्न को, उनके हिसाब से उसका स्वभाव होता है। जैसे 7वें में बैठा हुआ डायरेक्ट देख सकता है उसको, कहीं से भी देख रहा हो, ग्रहों की जो दृष्टि होती है उस हिसाब से मनुष्य का व्यक्तित्व हो जाता है। अब उसके बाद जो है शरीर के जो पहला घर है, अगर उसके ऊपर जो है अष्टम स्थान के मालिक का प्रभाव है तो दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। अष्टमेश का चाहे दृष्टि हो, चाहे अष्टम स्थान का मालिक बैठ गया हो तो उस आदमी को चोट चपेट एक्सीडेंट जरूर से रहेगा, जीवन में दुर्घटना घट सकती है। और अगर 12वें स्थान के मालिक का हो तो उसका मृत्यु का योग बना रहेगा हमेशा। भीषण दुर्घटना हो सकती है, जैसे कहते हैं कि मरते मरते बच गए, या उसी की दशा में वो मरेगा। यानी 12वें घर के मालिक का जितना प्रभाव होगा उतना ज़्यादा मृत्यु के निकट ले जाएगा वो, अरिष्ट योग वही है। तो ये हो गया जनरल कंसिडरेशन पहले घर के हिसाब से। अब दूसरे घर में आते, दूसरे घर से धन को देखा जाता है, धनवाड़ी कुटुंब कहते हैं। अब मैं धन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। किसी भी कुंडली में जनरल कंसिडरेशन में हमेशा 8वें और 12वें घर को पहले देखना चाहिए, क्योंकि 8वां घर जो है अचानक घटने वाली घटना और दुर्घटना का है, और 12वां घर क्या है, ये आपको एक तरीके से समझ लीजिए कि समाप्त करने वाली चीज़ है, डिटैच करने वाली चीज़ है, काटने वाली चीज़ है। तो ये जहाँ लगेगा उसको साफ़ कर देगा। अब इसको समझिए कैसे, अगर द्वितीय घर में का संबंध 11वें घर के मालिक से हो गया तो धन लाभ दोनों चीज़ आपके साथ साथ जुड़ गई। लेकिन दूसरे घर के मालिक का अगर 8वें घर के मालिक से संबंध हो गया, यानी 8वें घर का मालिक है तो दूसरे में बैठ जाए, या दूसरे घर को देखता हो या दूसरे घर के मालिक से संबंधित हो किसी तरीके से, तो 8वां घर का मतलब रुकावट है, तो वो धन में रुकावट कर देगा। तो ऐसे केस में धन के स्वामी का उपाय ना करके अष्टमेश का उपाय करना चाहिए, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हटेगा। जो कुंडली में जो भी योग बन रहा है उसके प्रभाव से, तो जो है ऑब्स्ट्रक्शन आप हटाएंगे तो धन का प्रवाह में बाधा जो है वो दूर हो जाएगी, उसके उपाय हैं। लेकिन अगर 12वें घर का मालिक, या फिर 12वां घर व्यय का भी घर है, तो 12वें घर के मालिक का अगर दूसरे घर के मालिक से संबंध हो गया तो धन चाहे जितना आपके पास हो, लेकिन वो छेद रहेगा बर्तन में जैसे होता है, वो सब बह जाएगा उसमें। डिटैच करने का, धन को डिटैच कर देगा, पैसा आया कि गया उधर से चला जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है आपकी धन की स्थिति समझनी चाहिए कुंडली में, कि 8वें और इधर के जो है 12वें घर के मालिक का संबंध ना हो। 6वें घर के मालिक का संबंध रहेगा तो कर्ज में जो है वो धन जो है कर्ज से आएगा।
ये इसका जनरल कंसिडरेशन हुआ। अब इसमें विशेष प्रकार के योग बन जाते हैं, जैसे दूसरे घर के स्वामी का मान लीजिए कि 11वें घर के साथ बना तो अच्छा योग माना जाएगा, लाभ के साथ बन गया। या किसी भी केंद्र के जो है या त्रिकोण के स्वामी के साथ अगर हो गया, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, इस तरीके से केंद्र का मालिक अगर कोई हो गया, या जो त्रिकोण है 5वां, 9वां, पहला उसके साथ हुआ गया, तो वो शुभ योग में होगा, तो वो आपकी धन की वृद्धि करने वाला हो जाएगा। अब आपके तीसरे घर पे आते हैं। तीसरा घर पराक्रम का। इसमें भी वही समस्या है कि पराक्रम जो है आपका कम अगर है, स्वभाव से भी चेक करिए। अगर 8वें घर का मालिक है यानी अष्टमेश किसी भी तरीके से तीसरे घर को प्रभावित कर रहा है, या तीसरे घर का मालिक अस्त है, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह कम डिग्री में आते हैं तो उतने उतने डिग्री पे सबका अलग अलग अस्तांश होता है। अगर अस्त हो गया तीसरे घर का मालिक तो पराक्रम, वो आदमी पराक्रमी होगा नहीं, हमेशा दूसरों के ऊपर बोझा बने रहेगा, पराक्रम जैसे उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होगी, तो वो फिर अपने पराक्रम से आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसका उपाय कराया जाए कि वो अस्त ना हो, अस्त अगर है तो उसको मजबूत बनाया जाए कैसे। और अगर 8वें घर के मालिक का प्रभाव है तीसरे घर पे, तो पराक्रम में रुकावट डालेगा, आदमी हिम्मत बहुत करेगा लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी उसके अंदर। और अगर जो है 12वें घर का मालिक उसको तीसरे घर को अटैच करे तो पराक्रम से डिटैच कर देगा, और पराक्रम करना ही नहीं चाहेगा, बिल्कुल वो कहेगा छोड़ छाड़ के निकल लो इसको। तो इस तरीके से तीसरे घर का उपाय जो है होता है, और तीसरे घर से आपको समझना चाहिए कि क्या चीज़ें कैसे देखी जाती हैं। चौथे घर में आप जाएंगे, अचल संपत्ति या माता का जो स्थान, इसमें भी वही समस्या है कि शुभ ग्रहों का अगर योग है तब तो ठीक है। 6वें घर का योग हो गया तो माता को जो है वो रोग दे सकता है, या रोग ऋण कर्ज जो है शत्रु मतलब रोग ऋण से आपको फंसा सकता है, जिसमें ऋण के जरिए आपको 6वें घर का जो पर्टिकुलर मैं बताऊंगा तो रोग ऋण शत्रु आपको बता दूंगा, उससे देखा जाता है। लेकिन चौथे घर से अगर रिफ्लेक्शन हो गया तो कर्ज के जरिए संपत्ति ज़्यादातर आने की संभावना आपकी रहेगी, कि कर्ज से जो आया हुआ है कर्जे से ही आया हुआ है, ये अपना नहीं है। या माता को रोग पैदा कर सकता है वो, या माता के शत्रु हो सकते हैं। ये अलग अलग जो डिटेल चीज़ है ज्योतिष की देखने की, कि एक घर से अगर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो कैसे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कि चौथे घर से माता को भी देखते हैं, अचल संपत्ति भी देखते हैं, तो कैसे देखा जाता है वो एक अलग विषय है। तो इस तरीके से 8वें घर का अगर हो गया संबंध तो आपकी अचल संपत्ति नहीं आने देगा, रोक देगा, या माता के साथ दुर्घटना घट सकती है। और 12वें घर का संबंध हो गया तो जो है संपत्ति है तो वो बिकने लग जाएगी, आपकी डिटैच हो जाएगी, जो है वो भी चली जाएगी, या माता को जो है अरिष्ट कारक हो सकता है, उनको चोट चपेट लग सकती है। इसी तरीके से 5वें घर में आएंगे तो संतान विद्या का जो स्थान है, इसमें भी वही चीज़ है कि शुभ ग्रहों का योग हो गया, केंद्र के स्वामी अगर हो गए केंद्र त्रिकोण के तो राजयोग हो जाएगा, बहुत अच्छा है। इसमें कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, लेकिन 5वें का स्वामी अगर अस्त हो गया मान लीजिए तो वो पढ़ाई में जीरो हो जाएगा बिल्कुल, या जो है इसके ऊपर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव हो जाए, 5वें का मालिक कमज़ोर हो, शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, जा करके बैठ जाए 6, 8, 12 में। 8वें घर का प्रभाव अगर 5वें घर के ऊपर होगा तो या तो संतान में भी बाधा पैदा करेगा, आपकी जो है विद्या स्थान को रोक देगा, वो पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब कर देगा पूरी तरीके से। इसी तरीके से 6वें घर में जाएंगे, 6वें घर की में आएंगे तो रोग ऋण शत्रु है। 6वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठ गया, जैसे बुध वगैरह बैठ गए, तो ये घर को कमज़ोर कर देंगे, तो रोग ऋण शत्रु को आपको बढ़ा देंगे पूरी तरीके से। लग्न का मालिक 6वें में बैठ गया तो बीमारी होगी, या 6वें का मालिक लग्न में बैठ गया तो बीमारी करेगा वो पूरी तरीके से। 6वें का स्वामी अगर कमज़ोर है, 6वां घर कमज़ोर है, तो जीवन में रोग ऋण शत्रु की समस्या आपकी बनी रहेगी। अब इसका समाधान, एक ही आदमी के जीवन में तीनों चीज़ें हो सकती हैं कि रोग भी है, ऋण भी है, शत्रु भी है। हो सकता है रोग ना हो, ऋण और शत्रु हो खाली उसकी समस्या जो है। तो ऐसे केस में इसका भी उपाय है कि ऋण के अपने अलग जो कुंडली में योग होते हैं, फिर उसमें भगवान गणेश के भी उपाय हैं, मंगल के भी हैं कि करे जाते हैं ऋण के उपाय जो है। शत्रुओं के लिए माता बगलामुखी का प्रयोग जैसे है, हनुमान जी के प्रयोग हैं, शिव जी के प्रयोग हैं, उसके अलग उपाय हैं। रोग के लिए भगवान मृत्युंजय महादेव का मैंने बना ही रखा है वीडियो, आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से 6वां घर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु में से किसी में भी, अभी तंत्र मंत्र वाले जो इलाज कराने आते हैं सबसे पहले हम लोग उनका 6वां घर ही देखते हैं, क्योंकि अगर 6वां घर गड़बड़ है तो एक तांत्रिक से पीछा छुड़ाएंगे तो दूसरा जो है उसके पीछे लग जाएगा, तीसरा जिंदगी भर शत्रुओं से पीछा नहीं छुड़ेगा। तो 6वां घर जो है तंत्र मंत्र या रूहानियत के हिसाब से जो लोग जादू जिन्नात में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी फंसे, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि 6वां घर को बिल्कुल बैलेंस उनको करना ही करना है। 6वां घर अगर आपका खराब हो तो 6वां घर सही कराइए उसका उपाय करके। फिर 7वें घर में आते हैं। 7वें घर में दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय दोनों देखा जाता है। अब यहाँ भी वही स्थिति है, अगर अष्टम का मालिक आ गया तो दाम्पत्य जीवन में दुर्घटना घटेगी। 8वें का मालिक इसमें बैठ जाए 7वें घर में, या 7वें घर का मालिक जो है खुद किसी तरीके से 8वें भाव से संबंधित हो जाए, अष्टम का प्रभाव किसी न किसी तरीके से सप्तमी से 7वें घर पे होगा, तो वो दुर्घटना घटाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन लाएगा, दाम्पत्य सुख में अवरोध पैदा करेगा, विलम्ब विवाह करा सकता है, आप विवाहित भी रह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखो कितने बड़े बड़े पदों पे हैं और कितना पैसा उनके पास, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। अब मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहूँगा, कुछ फिल्म जगत से भी हैं आप जानते हो, कुछ राजनीति जगत से भी हैं,
उनको किस चीज़ की कमी थी, लेकिन यही ग्रहों का खेल है उनका। तो अष्टम का इसमें होगा, व्यवसाय में भी बाधा आ जा सकता है, या हो सकता है कि आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चले लेकिन दाम्पत्य सुख ना रहे, तो उसका एक अलग विज्ञान है देखने का। तो अष्टम के प्रभाव से योग। और लेकिन 12वें का मालिक अगर 7वें घर से अटैच हो गया, 7वें घर में बैठ गया, या एक्सचेंज हो गया 7वें 12वें के मालिक का, या 12 जो 7वें का जो मालिक है उसके ऊपर 12वें का प्रभाव है, तो ये तलाक की स्थिति है। इसमें तलाक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और 12वें का 7वें से संबंध है, तो जो है ऐसे आदमी को पार्टनरशिप कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डिटैच करके रखेगा, 7वें घर को हमेशा डिटैच करेगा। तो इसलिए पत्नी, गर्लफ्रेंड या व्यवसाय, ये तीनों में समझदारी कभी भी बहुत सोच समझ के करने वाला है उपाय, नहीं तो ये आपके पास कुछ भी नहीं रुकेगा। गर्लफ्रेंड होगी तो छूट जाएगी, पत्नी की छूटने की संभावना, या दाम्पत्य जीवन खींचतान पे चलेगा, उसमें बहुत सारे और फैक्टर होते हैं। और पार्टनरशिप तो कतई ना करें जिनका 12वें 7वें का आपस में संबंध हो। तो ये हो गया 7वें घर के संबंध से जनरल कंसिडरेशन। 8वां घर जो है, जो दुर्घटना है, एक्सीडेंट जो आप देखते हैं वो है। अगर 8वां घर डिस्टर्ब है या अष्टम का मालिक लग्न से संबंध बना रहा तो दुर्घटना की संभावना रहेगी, तो अष्टम में इसका उपाय कर लेना चाहिए। या 8वें घर का मालिक जिस घर से जुड़ जाएगा उसको जो है वृद्धि रोक देगा, तो इसलिए उसको देख करके उसका उपाय करना चाहिए 8वें घर का। फिर 8वें घर से जो है अचानक घटने वाली घटना भी देखनी चाहिए। जैसे अष्टमेश बहुत अच्छा है, मजबूत स्थिति में शुभ है, तो जीवन में अचानक से घटना घटेगी। और साधना की दृष्टि से कुंडलिनी शक्ति का जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो महत्व है कुंडलिनी ऊर्जा देखने में, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। उसमें 8वें घर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है कुंडलिनी ऊर्जा के संबंध में। फिर आप 9वें घर पे आते हैं, तो 9वें घर में कुंडली में जो है धर्म भी उसी से देखा जाता है, भाग्य भी देखा जाता है। जनरल कंसिडरेशन के लिए आप हो सकता है कि आदमी बहुत धार्मिक हो लेकिन उसका भाग्य साथ ना दे रहा हो, तो उसका एक अलग अपना विज्ञान है। तो 9वें घर का मालिक अगर अस्त है सूर्य से, तो जीवन में जो है दुर्भाग्य की स्थिति बनी रहती है। और भाग्य अगर मजबूत नहीं, शुरू से आपको पता चल जाता है कि जीवन में संघर्ष है, संघर्ष खत्म नहीं होंगे। और अगर भाग्य मजबूत है, भाग्य स्थान पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं, भाग्य सही है तो फिर सब कुछ सही है, भाग्य से सब कुछ मिलने वाला है, तो उसका उपाय करना चाहिए। सबसे पहले कुंडली में इसको भी देखना चाहिए, लग्न मन जिंदा रहेगा कि नहीं। फिर भाग्य, मैंने एक अलग से वीडियो बनाए थे ज्योतिष में कि पहले क्या क्या देखना चाहिए, तो उसको आप देख सकते हैं। तो 9वें घर का मालिक अगर जो है मान लीजिए 7वें घर में बैठा हुआ, 7वें घर से, तो पत्नी के आने पे भाग्योदय होता है। 9वें और जो है केंद्र के मालिक का है संबंध हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 9वें का संबंध अगर 8वें से हो गया तो भाग्य में रुकावट डालेगा। या 9वें का मालिक अगर अस्त हो जाए तो जो है फिर उसका तुरंत उपाय करना चाहिए, क्योंकि भाग्य से अगर अस्त रहेगा तो जीवन में कभी भी आपका संघर्ष खत्म नहीं होगा और आशातीत सफलता नहीं मिलेगी, और हमेशा परेशान रहेंगे जहाँ जो पहुँचना चाहेंगे। जितनी आदमी की योग्यता होती है, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो गोल्ड मेडल लिए हुए हैं अपने जीवन में, लेकिन वो अठन्नी के मोहताज है, क्योंकि पढ़ने में इतने अच्छे थे, उनका 5वां घर मजबूत था, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली क्योंकि उनका भाग्य अस्त है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से भाग्य को सबसे पहले देखना चाहिए कि अगर अस्त है, एफिलेक्टेड तो नहीं है, उसका उपाय करना चाहिए, भाग्य को मजबूत बनाने का उपाय करना चाहिए जिससे आपका भाग्य चमके, और उसके बहुत सारे उपाय हैं। तो ये हो गया 9वें के संबंध में। अब उसी तरीके से आप 10वें घर पे आओगे, जो आपका करियर हाउस है। ये करियर हाउस है, कैसे बनेगा? 6वें घर से नौकरी भी देखी जाती है, लेकिन 10वां घर ओवरऑल करियर है, आप बिजनेस करोगे, नौकरी करोगे, अलग चीज़ है, लेकिन ये करियर हाउस है। इसमें अगर 8वें घर का एफ्लेक्शन के लिए अष्टमी 10वें में बैठ गया, 10वें घर के मालिक को देखता हो, किसी प्रकार से अष्टम का अगर संबंध हो गया तो करियर को हमेशा डिस्टर्ब करेगा, उसमें रुकावट डालेगा। आज ये कल हो परसों हो, एक काम करियर बनेगा, फिर उसमें रुकावट आ जाएगी, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, तो इसका उपाय आप नहीं करोगे, जीवन भर परेशान रहोगे इसमें। और उसी तरीके से जो है अगर 12वें घर का मालिक जुड़ गया 10वें घर से किसी तरीके से, तो आपको एक काम पे रुकने नहीं देगा। 12वें का होगा तो आज ये बिजनेस कर रहे हो, कल उसमें चले गए, परसों उसमें, आज ये नौकरी छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी, तो इसका उपाय करना चाहिए ताकि आपका अस्थायित्व इसमें आ सके 10वें घर से। उसी तरीके से अब 10वें, बाकी मैं ज़्यादा यहाँ शुभ ग्रहों की बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सबको मालूम है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का जहाँ जहाँ बैठेंगे, जहाँ जहाँ योग होगा वो ठीक है। यहाँ मैं निगेटिव बात बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आदमी जो परेशान हाल आता है वो निगेटिव बातों को लेता है। जिसका अच्छा है वो तो अपने आप परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, उसमें किसी को बताने की क्या जरूरत है कि तुम्हारा ये अच्छा होने वाला है, वो तो मिलेगा, तो खुद ही पता चल जाएगा मिलेगा। इसलिए परेशानी के लिहाज से निगेटिव चीज़ें मैं एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो उसी प्रकार से आपको 11वें घर का मालिक जो है, चूँकि वो लाभ होता है, लाभ मतलब धन अलग चीज़ है, धन तो एक पर्टिकुलर चीज़ है, लेकिन लाभ किसी रूप में हो सकता है। आपको कहीं रास्ते में पड़ी हुई वस्तु मिल जाए, किसी दूसरे की दी हुई गाड़ी जायदाद मिल जाए, कोई दान दे के चला जाए, ससुराल से धन मिल जाए, ये सब लाभ दुनिया भर के हैं। तो लाभ का मालिक अगर जो है 8वें घर से संबंधित है, फिर वही बात, तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, हमेशा लाभ में रुकावट डालेगा। लाभ का मालिक अगर किसी तरीके से चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो जो है उतार चढ़ाव उसमें आएंगे।
लाभ का मालिक अगर अस्त है यानी सूर्य के साथ कम डिग्री में है तो फिर लाभ के रास्ते रुक जाएंगे, आपको लाभ नहीं होगा, उसका उपाय करना पड़ेगा। और लाभ स्थान का मालिक अगर 12वें स्थान से यानी 11वें का जो 12वें से संबंध है तो जितना लाभ होगा उतना वो बहा ले जाएगा, डिटैच कर देगा। आय और व्यय बोलते हैं 11वें स्थान से, जैसे आय का भी स्रोत है, आय अगर उधर से हुई और व्यय जुड़ गया तो जितना आय हुई उतना व्यय हो गया। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि चाहे वो 1 करोड़ कमा रहा हो लेकिन उनका व्यय भी नहीं रुक रहा, उनका 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का खर्चा है। तो ये जो है इस तरीके से इसको देखना चाहिए कि कहीं अच्छा खाली आप 11वां घर देख करके ना खुश हो जाओ, उसमें जो है 12वां घर जरूर से देखना चाहिए साथ में। फिर 12वें घर से आते हैं, 12वें घर से इस बहुत महत्वपूर्ण, इसमें मृत्यु देखी जाती है मनुष्य की, और जो है स्त्री सुख, और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र, विदेश यात्रा, ये और व्यय, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर 12वें घर का मालिक या 12वें घर की स्थिति शुभ है, 12वें घर का मालिक सही स्थिति में है, तब तो इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा रहेगा। लेकिन अगर कहीं से गड़बड़ है 12वें घर का मालिक तो फिर आपकी व्यय की बहुत अधिकता रहेगी, जीवन में किस प्रकार का व्यय होगा, या वेश्या इत्यादि के चक्कर में पड़ सकते हैं अगर गलत हो गया, या बाहर रहना पड़ सकता है घर से दूर, जैसे चौथे घर से अटैच हो जाए वो, या 10वें घर से अटैच हो जाए तो दूर प्रदेश में रहना पड़ सकता है। तो लेकिन 12वें घर की दशा जब भी चीज़ चल रही हो, अगर वो जरा सा भी कुंडली में गड़बड़ हो तो तुरंत उसका उपाय उसके प्रतिद्र दशा में करना चाहिए, अंतर्दशा में करना चाहिए, क्योंकि 12वें घर के जो अगर गड़बड़ी है तो इसमें मृत्यु वाली स्थिति आएगी ही आएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, भीषण एक्सीडेंट हो सकता है, और उसमें फिर वही कहेंगे कि आप समझ लो कि मर के बचे। तो ये हो गया जनरल 9 जो 12 घर हैं उसके हिसाब से देखा जाता है। और ग्रहों का मैंने बताया कि सबके अपने अपने स्वभाव हैं, उसी हिसाब से ग्रह परिणाम देते हैं, किस घर का स्वामी है। शनि जैसा क्रूर ग्रह भी अगर शुभ स्थानों का स्वामी हो, जैसे एकादश का स्वामी हो जाए, मान लीजिए लग्न का स्वामी हो जाए, आपका चौथे का हो जाए, 10वें का हो जाए, 5वें का, 9वें का, तो भी आपको बहुत ऊंचाई भी पहुंचा सकता है, भले वो पाप ग्रह हो। और बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अगर दुष्ट स्थानों का स्वामी हो जाए, यानी अष्टमेश हो जाए, खष्टेश हो जाए, 12वें का हो जाए, तब भी आपको बहुत बड़े नुकसान में डाल सकता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, इसका जो है सम्यक विश्लेषण करके ही देखना चाहिए, किसी कंक्लूजन पे नहीं कूदना चाहिए ऐसे। दूसरी बात है कि इसमें जो योग होते हैं कुंडली में, जैसे शनि चंद्रमा साथ में ये में हो गए, किसी भी घर में रहें और ख़ासकर लग्न में रहे तो वो विष योग बन जाएगा। ऐसा आदमी हमेशा वैराग, उसका कहीं मन ना लगे ना, अकेलेपन में घूमना। फिर जो है शुक्र मंगल है, शुक्र मंगल अगर साथ में रहेंगे तो कैरेक्टर उसका डिस्टर्ब करेंगे, ये आदमी चरित्रहीनता पे जाएगा। शुक्र मंगल राहु अगर हो गए तो ये बहुत ही नीची स्थिति में आ सकता है, तो उसका पाप प्रभाव और बढ़ जाएगा, कि कैरेक्टर उसका बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है, शराब इत्यादि के व्यसन में भी जा सकता है। तो ये ग्रहों के कॉम्बिनेशन इस तरीके से देखे जाते हैं। गुरु शनि अगर साथ में हो गए तो प्रबल आध्यात्मिक ग्रह हो गए। चंद्र मंगल का आमने सामने की युति है या साथ में है तो ये धनकारक होता है। तो इस तरीके से ग्रहों के इसमें किस राशि की कुंडली इससे मतलब नहीं होता है, ग्रहों के कॉम्बिनेशन होते हैं कि ये ग्रह इसके साथ अगर है, शुक्र मंगल कहीं भी है, कहीं भी बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को कामुक बनाएगा ही बनाएगा। ये आपस में ग्रहों का स्वभाव हो गया इनके मिल जाने से, और गुरु शनि आपस में मिल गए तो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा ही होगा। तो इस तरीके से ग्रहों को भी देखना चाहिए कुंडली में कि इसके जो है योग कौन से बने हुए कुंडली में। अगर योग हैं, दरिद्र योग हैं या अच्छे योग हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बुरे योग हैं तो उनका उपाय कराना चाहिए। सिर्फ ऐसे कुंडली देख के नहीं करना चाहिए, उसमें राजयोग के अलावा दरिद्र योग, अरिष्ट योग, जितने भी हमारे शास्त्रों में दुनिया भर के योग दिए हुए हैं तो उनको आपको देख करके कराना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए पूरी तरीके से। इसी तरीके से मंगली दोष के भी संबंध में करना चाहिए, क्योंकि 7वें का मंगल दोष और 8वें का मंगल दोष सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सप्तम अष्टम से अगर मंगली है कोई व्यक्ति को, उसको चुपचाप उसका मंगल का उपाय बहुत गंभीरता से, जहाँ रत्न पहनना रत्न, जहाँ उसके जो है जप संख्या दान करनी करके मंगल को बिल्कुल ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो वो दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करेगा ही करेगा। और शनि का सप्तम पे अगर किसी तरीके से प्रभाव हो तो वैवाहिक विलंब कराएगा ही कराएगा, इसलिए उसके शनि का उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। तो ये राहु है, अगर चंद्रमा से अफ्लेक्टेड है, चंद्रमा के जो है घर में बैठ गया राहु चंद्रमा साथ में, तो एक ग्रहण योग हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से जो है मूड स्विंग की स्थिति रहेगी उसकी, या हमेशा कुछ ना कुछ सोचा रहेगा, कन्फ्यूज रहेगा, या कल्पना में खोया रहेगा। और अगर चंद्रमा खराब है मान लीजिए किसी प्रकार से, तो जो है उसकी खाली कल्पना ही सेक चिल्ली की तरीके से किले बनाता रहेगा, बाकी वो जो है धरातल पे नहीं उतारेगा। मंगल अगर ख़राब हो गया किसी तरीके से, मंगल उसमें पड़ गया है तो लड़ाई झगड़ा अनावश्यक रूप से कराएगा। उच्च का मंगल है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ख़राब है तो बिना मतलब के विवाद में आपको फंसा सकता है। तो इस तरीके से ये जो है कुंडली के योग भी देखे जाते हैं कि योग का देख करके निर्णय करा जाता है। तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट हैं कि प्लेनेट का मैंने बता दिया, आपका व्यक्तित्व निकालने का कैसी कुंडली देखनी चाहिए, और बाकी इसमें जो है योग के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जनरल, बाकी विस्तार तो इसमें बहुत कुछ है।
लेकिन एक जो आम आदमी के समझने के लिए या आम ज्योतिषी के समझने के लिए है वो इतना पर्याप्त है। बाकी कुछ और पर्टिकुलर पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।